हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम सोच रहे थे कि सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर हम करेंगे। और ये लॉज जो हैं ये आपको याद रखने, ये पूरी केमिस्ट्री में जहाँ तक भी आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे ये फॉलो होंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि केमिस्ट्री है क्या, कि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर की। अब मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। तो जब भी कोई चीज चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो वो किसके थ्रू होती है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। किसके थ्रू होती है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस होती हैं और कौन से लॉज फॉलोज होते हैं? जब एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं वो कंपाउंड्स बनाते हैं, एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऐसे बन रहे हैं और कंपाउंड जो है वो ऐसे बन रहे हैं, तो उनको कोई रूल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। वो रूल कौन से? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें 5 लॉज जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहला लॉ जो हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको कोई भी चीज जो है वो उसके नाम से ही क्लियर होनी चाहिए कि ये लॉ जो है ये क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास जो भी है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का वो कंजर्व रहता है। ये लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया और कब दिया? ये मैंने आपको रिटर्न मटेरियल में सेंड कर दिया है। हम स्टेटमेंट पे आते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया उसने क्या कहा। उस आप देखो कोई भी चीज जो जुड़ रही है, मान लो हमारे पास आपने 9th में 10th में ये पढ़ा है कि a प्लस बी गिव्स अस ए बी। ठीक है, तो जो चीजें जुड़ रही हैं इन्हें हमने क्या कहा? रिएक्टेंट कहा। और जो बन रहा है आगे उसे हमने क्या कहा? प्रोडक्ट कहा। मान लो कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो आपस में जुड़ रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, उन्हें हमने क्या कहा? रिएक्टेंट कहा। और इन्हें हमने क्या कहा? प्रोडक्ट कहा। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास, जैसे कि डाल्टन ने भी कहा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि हम मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मास जो है वो चेंज हो सकता है। अब ये स्टेटमेंट में उन्होंने कहा। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रिएक्टेंट का मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, बराबर होगा। कि मान लो रिएक्टेंट में अगर 40 ग्राम्स दोनों रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट में भी 40 ग्राम्स ही होंगे। वो मास जो है वो किसी भी एटम का वेस्ट नहीं होगा, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के मास क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि वाटर बनता कैसे है। ठीक है, आपने 9th और 10th में आपने पढ़ा कि हम रिएक्शंस को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। अब रिएक्शंस को क्यों बैलेंस करते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। ओनली ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, के हमें मास को क्या करना होता है? कंजर्व होता है। तो एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ये देख लिया कि मास जो है वो कंजर्व रहता है, जितना रिएक्टेंट में होता है उतना ही प्रोडक्ट में होता है। तो इसलिए हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, ताकि थ्योरेटिकली हम उसका मास जो है वो मास ऑफ रिएक्टेंट को मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल ला सके। मान लो फॉर्मेशन ऑफ वाटर,
वाटर ऐसे बनता है, शाबाश, आपने पढ़ा है कि वाटर कैसे बनता है। वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दो गैस आपस में जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं, वाटर बनाती है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, शाबाश। देखो यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, तो रिएक्शन ये बैलेंस होगी। अब यहाँ पे भी ये 2 जो होता है, आपने 9th-10th में पढ़ा है कि ये कॉमन होता है। यहाँ पे ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे, हमने यहाँ पे भी ऑक्सीजन को क्या किया, 2 किया। अब ऑक्सीजन को जब 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, बैलेंस होगी। तो हमें अब ये प्रूव करना है कि क्या मास यहाँ पे कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो याद रखना बच्चे, हमने रिएक्शन को बैलेंस ही इसीलिए किया है कि ताकि मास जो है वो कंजर्व हो सके। और ये हमें किसने बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने। अब हम देखते हैं इसको थ्योरेटिकली। जैसे अब इसका मास निकालते हैं, 2 क्या है, कॉमन है। पहले हम H2 का निकालते हैं, शाबाश, अच्छे से समझ रहे हैं। 2 हमारे पास क्या है, कॉमन है, इनटू हाइड्रोजन का मास आपको पता है कितने, 1 है, इनटू हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, सो क्या आ गया, 2 1 द 2 2 टू द 4। ये निकल गया हमारे पास यहाँ पे किसका मास, हाइड्रोजन का मास। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का क्या मास है, 16, इनटू ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो 16 इंटू 2 32। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों, ये हाइड्रोजन का हमारे पास निकला और ये ऑक्सीजन का मास निकला। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास निकला 36 ग्राम्स, 36 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट। कौन कौन से, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, ये हमारे पास निकला। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट में ये मास जो है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या ये मास कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या सेम रह रहा है। तो अगर सेम रह रहा है तो इट मीन्स इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड इट इज प्रूव्ड, कि ये प्रूव हो जाएगा। अब देखो हम इसका मास निकालते हैं, शाबाश। 2 क्या है, कॉमन है, ये वाला 2, इनटू हाइड्रोजन का मास क्या है, 1, इनटू हाइड्रोजन कितने हैं, 2, प्लस फिर क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के साथ भी 2 क्या है, कॉमन है, 2 इंटू ऑक्सीजन का क्या मास है, 16, और 16 क्या है, और ऑक्सीजन है कितने, 1 है, तो हमें लिखने की नीड नहीं है, और साथ में लिख भी सकते हो। ये 2 जो है ये कॉमन है, ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ये ऑक्सीजन के साथ भी है, ये आपको पता है, 9th-10th में पढ़ा है आपने। अब इसको जब हम प्रूव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, 2 1 द 2 इंटू 2 द 4, ये आगे 4, प्लस 16 इंटू 2 32। ठीक है, तो अब 32 प्लस 4 कितने हो गए, 36 ग्राम्स। तो क्या हो रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यही कौन कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है, कि ये कह रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। ये गैसेस थी, ये गैसेस फॉर्म में थी, स्टेट में थी, और अब ये किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में है। तो स्टेट्स चेंज हो रही हैं मैटर की, लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो मास क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन लेके देख लो, जब आप उसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के बाद उसका जब आप मास निकालोगे तो उसका मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब आपको समझ आ गया कि हम क्यों 9th और 10th में रिएक्शंस को बैलेंस करते थे। हम इसलिए उन रिएक्शंस को बैलेंस करते थे इन ऑर्डर टू प्रूव दैट मास इज कंजर्व्ड इनटू द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मास क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। तो ये आपके पास पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।